हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया और सऊदी अरबिया का रिलेशन। मतलब जो दोनों कंट्रीज़ हैं, इन दोनों के बीच के रिलेशन को अगर हम समझें तो उसे हम अलग अलग एंगल से समझ सकते हैं। इसमें आपका एनर्जी सिक्योरिटी भी हो जाएगा, डायस्पोरा हो जाएगा, और इसका जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, अगर आप सऊदी अरबिया का लोकेशन देखो तो आपको समझ में आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है सऊदी अरबिया के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होना। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो सऊदी अरबिया के ऊपर आपको पर्सन गल्फ दिखेगा और नीचे आपको रेड सी दिखेगा। साथ में इसका जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिसमें आपका एक तरफ इसके नेबर है यमन, ओमान, यूएई, उसी तरफ जो बाकी नेबर्स हैं जैसे कुवैत, कतार, इराक, जॉर्डन। तो ये पूरा लोकेशन ही दिखाता है कि जियो स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पॉर्टेंट है सऊदी अरबिया हमारे लिए। अगर हम डिटेल में इसको देखें कि इसका जो टाइमलाइन है हमारा और सऊदी अरबिया के रिलेशन का, तो देखोगे कि 1947 में हमने स्टार्ट किया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद सऊदी अरबिया। 2006 में ये जाके दिल्ली डिक्लेरेशन बन गया, जिसमें कि हमने अपने रिलेशनशिप को और ज़्यादा फ्रेश मोमेंटम या स्पीड लाया हमारे बीच में। 2010 में अगर हम देखें तो रियाद डिक्लेरेशन साइन हुआ, जिसके बाद हमारा रिलेशनशिप एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील हो गया। 2019 में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल बनाया, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म तैयार किया, जिससे कि रेगुलर और कंटिन्यूस हमारा जो रिलेशनशिप है सऊदी अरबिया के साथ वो आगे बढ़ सके। अभी जो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर सर, वो उन्होंने विज़िट किया था सऊदी अरबिया, और उसके बाद वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पता होना चाहिए वो है कि इंडिया ने सऊदी अरबिया के साथ रुपी और रियाल के थ्रू ट्रेड के बारे में बात की। दूसरा है कि इन्होंने डिसाइड किया टू कोऑपरेट इन जॉइंट प्रोजेक्ट सच एज वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम स्टोरेज फैसिलिटीज़। उसी तरह एमओयू भी साइन किया गया, जिसमें कंसल्टेशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो इस तरह से अभी का जो विज़िट है, इसके कारण इस रिलेशनशिप को एज अ होल समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया सऊदी अरबिया का रिलेशनशिप, अगर आप देखो तो जैसा मैंने कहा कि जो सऊदी अरबिया है वो जियो स्ट्रेटेजिकली, मतलब जो इसका जोग्राफिकल लोकेशन है उसके कारण बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सऊदी अरबिया के पास बहुत सारा एनर्जी जैसे कि ऑयल रिजर्व्स अवेलेबल हैं, और आपको पता है कि हमारे देश में एनर्जी का कितना ज़्यादा डिमांड है, और इसलिए सऊदी अरबिया बीइंग अ सप्लायर कंट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा है कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पार्टनर। अगर आप ट्रेड वाइज भी देखो तो सऊदी अरबिया जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ट्रेड वाइज भी इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है। सऊदी जो कंपनीज़ है वो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में, जैसे कि सऊदी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंपनीज लाइक अरामको। ये सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या प्राइवेट कंपनीज़ की तरफ से हो, वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के लिए। तीसरा है एनर्जी नीड। जैसा मैंने कहा कि हमें जो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, और इसलिए सऊदी अरबिया एक की प्लेयर है। कि अगर आप हाइड्रोकार्बन्स देखो तो इंडिया का जो सप्लाई है वो 18% एंड 30% ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल एंड LPG रिक्वायरमेंट। ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है बेसिकली इंडिया के, 18% क्रूड ऑयल और 30% LPG, वो सऊदी अरबिया से ही आता है। और साथ में जिस तरह से ग्लोबल चेंज हो रहा है सिनेरियो, तो जो अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई है वो कंटिन्यू करे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ में एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें आपका, वो है हमारा डायस्पोरा। आपको पता है बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया जाके काम करते हैं, और उनका ख्याल रखना, उनके वेलफेयर का ख्याल रखना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये सारे यूथ बाहर जाके हमें रेमिटेंस के फॉर्म में पैसा वापस भेजते हैं, तो इस एंगल से भी आपको समझ में आना चाहिए कि सऊदी अरबिया इम्पॉर्टेंट है। साथ में हम जिस तरह से अभी अगर आप ग्लोबल एंगल से देखो, तो जिस तरह से कोविड का इशू हो गया या फिर रसिया यूक्रेन वार हो गया, तो हम सऊदी अरबिया के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और बाकी कुछ नए नए पॉइंट्स हैं वहाँ पे भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसा मैंने कहा, जो
पांचवा पॉइंट है वो कोलैबोरेशन है अलग अलग पॉइंट्स पे। उसके बाद नेक्स्ट है कि कल्चरल अगर आप देखो तो देखो हमारे देश जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और हमारे देश में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये पॉपुलेशन सऊदी अरबिया जाती है जब उन्हें हज, मक्का, मदीना ये सारे जगह विज़िट करती हैं। तो सऊदी अरबिया एक होली सिटी है जहाँ पे मदीना है, मक्का है और लोग हज के लिए वहाँ जाते हैं। जो हमारे देश के मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा वहाँ हज के लिए जाती हैं, तो इसलिए कल्चरल एंगल से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम मल्टीलैटरल कोऑपरेशन देखिए, जो अलग अलग बॉडीज़ हैं, चाहे वो यूएन हो गया या G20 हो गया या GCC हो गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ कन्वर्ज कर सकते हैं जो हमारा म्यूचुअल पॉइंट्स हैं। तो जब देश एक साथ आके अपना वॉइस रखते हैं तो उनका वॉइस और स्ट्रॉन्गली रिप्रेजेंट होता है। तो मल्टीलैटरल कोऑपरेशन एंगल से भी दोनों के बीच में सही रिलेशनशिप होना जरूरी है। इसलिए हम यूएन में या G20 या GCC में एक शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है कि जो जैसे कि कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे टेररिज्म का इशू हो गया, तो देखा गया कि सऊदी अरबिया ने हेल्प किया था इंडिया को टू अरेस्ट 2008 मुंबई अटैक सस्पेक्ट। उसी तरह जो अलग अलग टेररिस्ट थ्रेट्स हम फेस कर रहे हैं, चाहे वो रेडिकलिज्म हो या जो इंटरस्टेट जो टेररिस्ट कन्फ्लिक्ट, मतलब जिस तरह से पाकिस्तान हमें हमारे देश में भेजता है टेररिस्ट, तो इन सारे इश्यूज़ पे भी हम कोऑपरेट कर सकते हैं विद सऊदी अरबिया। तो टेररिज्म पे भी हमारा कन्वर्जेंस दिख रहा है। उसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है डिफेंस एंड सिक्योरिटी। देखिए सऊदी अरबिया भी चाहता है कि उसका मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो, हम भी चाहते हैं हमारा मिलिट्री स्ट्रॉन्ग हो। तो दोनों एंगल से दोनों ही देश चाहते हैं कि हमारा जो इंडिजिनस जो कैपेसिटी है, डिफेंस कैपेसिटी है, वेपन्स की कैपेसिटी, वो बढ़े। और इसलिए हम इंफॉर्मेशन शेयर से लेके मिलिट्री एक्सरसाइज से लेके मिलिट्री ट्रेनिंग में भी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं या कन्वर्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सऊदी अरबिया के कन्वर्जेंस का पॉइंट समझा। अगर हम रिसेंट डेवलपमेंट देखें कि रिलेशनशिप में किस किस तरह से हुआ है, तो हमने जो पहला बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज है अल मुहद अल हिंद, वो 2021 में स्टार्ट हुआ। उसी तरह बोथ कंट्रीज़ जो है वो इस्टेब्लिश कर रही हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी डायलॉग एट द लेवल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। कल्चरल एंगल से अगर आप देखो तो हम योगा को प्रमोट कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और इसी में इंटरनेशनल योगा डे जो है उसमें हमने MOU साइन किया ऑन योगा कोऑपरेशन, ठीक है, फर्स्ट टाइम बाय एनी कंट्री इन द गल्फ रीजन, जिससे हमारा जो एक सॉफ्ट पावर है वो बढ़ेगा। उसी तरह हज कोटा को इंक्रीज़ किया गया बाय 24,975 इन 2019, इनेबलिंग मतलब कि और ज़्यादा लोग हज कोटा के अंदर जा सके, इसके लिए हमने ये हज कोटा का इंक्रीज़ किया था। उसी तरह हमारा डायस्पोरा को भी और ज़्यादा उनका वेलफेयर के लिए, उसके ध्यान के लिए, मतलब कि हमारा जो डायस्पोरा जो यूथ बाहर जाते हैं वो सही तरीके से रहें, उस पर भी हमने कई बार सऊदी अरबिया से बातचीत की है। उसी में एक है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज़ ई-माइग्रेट सिस्टम विद द किंगडम्स ई-थक्टिक सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन द माइग्रेशन प्रोसेस, मतलब कि जो भी हमारे यूथ वहाँ जाते हैं वो और आसानी से ये पूरा कोलैबोरेशन हो सके, माइग्रेशन और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन और इजी बनाया जा सके। लेकिन बात है कि जब हम कन्वर्जेंस के बारे में समझें तो हमें डाइवर्जेंस या फिर चैलेंजेस के बारे में भी समझना पड़ेगा कि दोनों के रिलेशनशिप में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए पहला तो अगर आप देखो जो सऊदी अरबिया का जो लोकेशन है, आपको पता है वहाँ पे कितना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, चाहे वो शिया सुन्नी का कन्फ्लिक्ट हो या फिर ईरान और सऊदी अरबिया का कन्फ्लिक्ट हो या फिर साथ में आपका इज़राइल का इशू हो, इज़राइल और पैलेस्टाइन का इशू हो। तो ये पूरा जो रीजन है अगर आप चैलेंजेस वाइज देखो तो बहुत रीजनली इनस्टेबल है, क्योंकि आपका शिया सुन्नी से लेके आपका ईरान का इशू, फिर इज़राइल पैलेस्टाइन का प्रॉब्लम, तो ये सारे आपके इश्यूज़ हैं यहाँ पे। साथ में अगर हम एक दूसरे के रिलेशनशिप फॉरेन पॉलिसी में देखें तो देखा गया है कि जो सऊदी इन्वेस्टमेंट है उसमें डिलेज़ बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हाँ, इंडिया ऑफ कोर्स चाहता है कि टाइमली जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आए, कंप्लीट हो, प्रोजेक्ट पे काम हो, तो उसमें डिले देखने को मिल रहा है। तीसरा है कि डायस्पोरा,
सऊदी अरबिया चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वहाँ के लोकल यूथ हैं उनको जॉब मिले। साउदाइजेशन पॉलिसी जिसे वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो खुद उनके लोग हैं उन्हें जॉब मिले। तो इससे क्या हो रहा है कि लेकिन जो माइग्रेंट यहाँ से जा रहे हैं कई बार उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जिसका इंडिया विरोध करता है, तो ये भी एक इशू हो जाता है या चैलेंज हो जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो क्रूड ऑयल है, ठीक है, देखा गया है कि जो रेट है क्रूड ऑयल का वो ज़्यादा महंगे रेट पे इंडिया को सऊदी अरबिया बेचता है, जिसे एक एशियन प्रीमियम भी कहते हैं या एक्स्ट्रा चार्ज कहते हैं। तो इस तरह का जो ये डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें आप यूएस जैसे देश को तो रिलेटिवली कम दाम में बेच रहे हो लेकिन इंडिया को आप एशियन प्रीमियम लगा के बेच रहे हो, ये भी एक इशू हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और हमारा बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो ऑयल को ख़रीदने में ही चला जाता है। तो इस तरह से अगर एक्स्ट्रा उसमें प्राइस लगा के बेचा जा रहा है इंडिया को तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा घाटा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान का इशू। आपको पता है कि दोनों देश जो है वो मुस्लिम नेशन है और इस कारण पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस रहता है सऊदी अरबिया पे, तो जो कि इंडिया के लिए कई बार थ्रेट की तरह काम करता है, चाहे वो कश्मीर का इशू हो या जो मिलिटेंसी पाकिस्तान बढ़ा रहा है उसका इशू हो। तो इस एंगल से ये भी एक चैलेंज बन जाता है। तो वे अहेड कैसा होना चाहिए? तो वे अहेड में तो पहली जो बात है कि जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो कल्चरल इंगेजमेंट पे हम काम कर सकते हैं। दूसरा कि जो भी ट्रेड रिलेशन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने का और स्ट्रॉन्ग करने का, हमारा जो भी एक्सपोर्ट होता है सऊदी अरबिया को वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है। तो हम ट्रेड रिलेशन पे भी काम कर सकते हैं। तीसरा है जो क्लाइमेट चेंज इशू है। आपको पता है जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो अलग अलग देशों के लिए अलग अलग चैलेंजेस निकल के आ रहे हैं। तो इस पे हम काम कर सकते हैं साथ मिलके, जो मिटिगेशन का, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो या फिनांस का हो या इन्वेस्टमेंट का हो, तो इस पे हम कन्वर्ज कर सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन आपका तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है कि जो नए नए एरियाज़ हैं कोऑपरेशन के, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुआ या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़, जो नए नए इमर्जिंग साइंस के एरियाज़ हैं, साथ में साइबर स्पेस, मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि दोनों का मैरीटाइम बाउंड्री है, सऊदी अरेबिया का भी है और इंडिया का भी है। तो इस एंगल से हम इस एरिया में भी कोऑपरेट कर सकते हैं। तो न्यू एरियाज़ जो हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करके हम साथ काम कर सकते हैं। साथ में जो पीस और स्टेबिलिटी, ऑफ कोर्स सऊदी अरबिया भी चाहता है जो पूरा मिडिल ईस्ट है या वेस्ट एशिया है वो स्टेबल और पीसफुल रहे, और इंडिया भी चाहता है कि जो साउथ एशिया का रीजन है वहाँ पे पीस रहे। तो लॉन्ग टर्म अगर हम पीस और स्टेबिलिटी के ऊपर काम करें तो दोनों के लिए ही अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हमने पूरा ये टॉपिक समझ लिया कि क्या क्या वे फॉरवर्ड हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जो लास्ट इसमें कॉन्सेप्ट है वो है इंडो अब्राहमिक अलायंस का। इसमें देखिए आपका इंडिया, इज़राइल, यूएई, सऊदी अरबिया और इजिप्ट साथ मिलके काम कर सकते हैं क्योंकि सारे देशों के बीच में कन्वर्जेंस दिख रहा है ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। और इससे क्या होगा कि यूएस जो गैप छोड़ के जा रहा है, ठीक है, यूएस का जो इंटरेस्ट कम हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिल अप हो जाएगा इस पूरे रीजन में, और पूरा जो जियो पॉलिटिक्स है या जियो इकोनॉमिक्स है वो और ज़्यादा आपका उस पर असर पड़ेगा। तो ये इंडो अब्राहमिक अलायंस, इसमें आपके इंडिया, इज़राइल, यूएई, सऊदी अरबिया और इजिप्ट इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से हमने पूरा ये इंडिया सऊदी अरबिया का रिलेशनशिप का पूरा पढ़ लिया। आई होप ये जो पूरा टॉपिक है आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।